गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो हम कोरोलिस फोर्स का टॉपिक पढ़ रहे थे और उसका जो एप्लीकेशन पार्ट था उसमें आज एक और नई घटना या नई प्रकार के टॉपिक को हम लेते हैं। वो क्या है हमारा, इसको आप ध्यान से सुनिए। टॉपिक है हमारा पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरते हुए पिंड पर कोरोलिस बल का प्रभाव। आपको पता है कि पृथ्वी है, अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेटिंग है। दूसरा, कोई पिंड नीचे गिर रहा है यानी वो गतिशील है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, उस पिंड पर कोरोलिस बल कार्य करेगा। तो उसका प्रभाव क्या होगा? प्रभाव का सिंपल सा अब तक आप मतलब समझ चुके हो। कोरोलिस बल के कारण क्या होता है, कोई भी गतिशील पिंड होता है वो अपनी गति की मूल दिशा से क्या होता है, विक्षेपित होता है। और किस दिशा में होता है उसका निर्धारण हम किससे करते हैं, कोरोलिस बल से करते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही देखेंगे कि जो कोई पिंड अगर नीचे गिर रहा है तो बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं गिरेगा, इस पर क्या लगेगा, इस गिरते हुए पिंड पर कोरोलिस बल लगेगा, जिससे इसकी दिशा क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। अब वो इधर होगी या इधर होगी, वो अभी हम डेरिवेशन को जब कंप्लीट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में अल्टरनेटली ये बड़ा क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप बड़े आराम से ध्यान से समझिए, बहुत ईजी है, आपको आराम से समझ में भी आ जाएगा। तो जब कभी भी आप कोरोलिस बल का डेरिवेशन स्टार्ट करते हो, मैंने पिछले जितने भी बताए हैं उनमें आपको एक चीज़ तो कॉमन है, डेरिवेशन के स्टार्ट में आपको ये वाला डायग्राम तो हमेशा बनाना ही बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि आपका ओमेगा इससे ही निर्धारित हो रहा है। ये डायग्राम तो आपको सबसे पहले बना के चलना ही है। ये आपका कोई लैम्बडा अक्षांश हो गया, ये भी या कोई ओमेगा है, ये आई कैप डैश, इसको आप क्या कह रहे हो, ईस्ट या पूर्व दिशा। ये आपका जे कैप डैश जो कैसा है, नॉर्थ दिशा में, और ये आपका है के कैप डैश जो कैसा है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर है। ये भी आपका लैम्बडा, ये भी आपका 90 माइनस लैम्बडा, और ये भी लैम्बडा। और जैसे आप डायग्राम बनाओ तुरंत आप क्या करो, ओमेगा का मान लिख दो, ओमेगा कॉस लैम्बडा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्बडा के कैप डैश, ठीक है। तो डायग्राम हो गया। अब आपका केस क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरते हुए पिंड पर इफेक्ट ऑफ कोरोलिस फोर्स ऑन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडीज एट अर्थ सरफेस। फ्रीली फॉलिंग का मतलब क्या होता है कि जब वो गिर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक तो क्या होता है, आप किसी चीज को फेंकते हो, जब फेंकोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, और एक आप छोड़ रहे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो इस स्वतंत्रता पूर्वक या फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या होता है, इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप जब भी इस लेक्चर को सुनो तो साइड में नोट करते रहो। बेसिक फिजिक्स है, कभी कभी जनरली क्या होता है कि इन चीज़ों के बारे में जानकारी थोड़ी कम होती है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कॉपी के साइड में एक छोटा सा मार्जिन बना के आप लिख सकते हो कि स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग 0 होता है। क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं फिजिक्स में जो बहुत ही समझने के काम आते हैं, ठीक है। और हम इस लेक्चर सीरीज में किसी भी स्थिति में फिजिक्स को जटिल बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। जितना संभव हो सकता है बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में और आसान तरीके से पढ़ने और पढ़ाने का काम रखेंगे हम दोनों ही, ठीक है। आप और हम मिलकर के इस चीज़ को बड़े आसानी से हैंडल कर लेंगे। जटिलता में ज़्यादा नहीं उलझना है, हमें चीज़ों को आसान बनाना है। तो अब देखो, पृथ्वी पर कोई स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, तो उसके लिए v कैसे लिख सकता हूँ। अब आपको पता है वर्टिकल डायरेक्शन में है तो उसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, के कैप डैश होगी। और ये के कैप डैश पॉजिटिव क्या है, वर्टिकली अपवर्ड है, और पिंड तो डाउनवर्ड आ रहा है तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, माइनस के कैप डैश हो जाएगी। तो उसके लिए अगर मैं v डैश लिखना चाहूँ तो v डैश को मैं कैसे लिखूंगा। v डैश को लिखने के लिए आपको ये भी पता है कि v का फॉर्मूला होता है न्यूटन की गति के समीकरण v = u + at, और अगर g की बात करें तो v u + gt हो जाता है। या इसको आप क्या लिख सकते हो, या v = gt, ठीक है। तो u तो क्या है, 0 है, तो v का मान क्या होगा, केवल gt। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, gt और माइनस के कैप डैश। तो v डैश क्या हो जाएगा आपका, माइनस gt के कैप डैश। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए डायरेक्शन का। एक छोटा सा कंफ्यूजन हो रहता है, हम जनरली हम क्या कहते हैं कि जब ये u + gt लिखते हैं, u + at, तो u - gt लिख देंगे भाई, हम कहते हैं कि g हमेशा नीचे होता है। तो इसको अगर आप -g लिख रहे हो तो फिर k को माइनस के कैप मत लिखना, क्योंकि फिर दोनों सेम चीज होगी ना। अगर आप g को नीचे दर्शा रहे हो और k माइनस के भी क्यों लिख रहे हो, क्योंकि g नीचे लग रहा है इसीलिए तो आप माइनस के लिख रहे हो। तो दोनों माइनस मत करना, या तो g को -g लिखो तब k को +k लिख देना, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी, अपना मैनेज हो गई। कभी कभी हम क्या होता है दोनों डायरेक्शन को मैच कर देते तो फिर क्या हो जाता है, डायरेक्शन आपकी ऑपोजिट आ जाती है।
ठीक है, तो ये आपके क्या आ गया, v आ गया। अब बस आपको v पता चल गया, ओमेगा पता चल गया, तो इस पिंड पर लगने वाले कोरियोलिस बल का मान निकाल सकते हैं। तो आप आगे क्या लिखोगे कि इस पिंड पर लगने वाले कोरियोलिस बल का मान निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो चलो हम लिख देते हैं, F कोरियोलिस इज इक्वल टू 2m ओमेगा क्रॉस v डैश माइनस 2m, ये आपका i कैप डैश, ये आपका j कैप डैश और ये आपका k कैप डैश। ओमेगा की वैल्यू तो ये रही, ओमेगा कॉस लैम्बडा, ओमेगा साइन लैम्बडा, और ये जीरो और ये माइनस GT। इसको ओपन कर लेते हैं, माइनस 2m i कैप डैश दिस और दिस, तो ये क्या हो गया, माइनस GT ओमेगा कॉस लैम्बडा, और जे कैप डैश लोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, के कैप डैश लोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब पद कैंसिल हो जाएंगे, केवल ये पद बचेगा। तो फाइनली आपका F कोरियोलिस क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो 2m GT ओमेगा कॉस लैम्बडा I कैप डैश। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी दिशा किधर आई, I कैप डैश की तरफ आई। I कैप डैश का मतलब क्या हो गया आपका, ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन हो गई, ईस्ट डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्वतंत्रता पूर्व, और हम बात किसकी कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की। तो देखो निष्कर्ष सुनिए आप आराम से, उत्तरी गोलार्ध में स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरते हुए पिंड पर कोरियोलिस बल लगता है, जिसके कारण उस पिंड की जो दिशा है वह अपनी मूल दिशा से पूर्व दिशा की ओर, आई कैप डैश कौन सी आपकी, पूर्व दिशा की ओर विस्थापित या विक्षेपित हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो ये कोई पिंड इस तरह से नीचे आ रहा था, मान लो, तो ये आना तो इस तरह से चाहिए था, लेकिन इधर नहीं आएगा। इधर आपकी क्या है, आई कैप डैश, और इधर आपकी क्या है, जे कैप डैश। अब ये जे कैप डैश नहीं, याद रखिए ये तो के कैप डैश है, मैं इस तल की बात कर रहा हूँ, वापस कंफ्यूजन मत करना। ये आई कैप डैश है, ये जे कैप डैश है, तो ये डायरेक्शन जे कैप डैश नहीं है, ये डायरेक्शन तो कौन सी है, के कैप डैश है। जे कैप डैश क्या, इस तल वाली डायरेक्शन है। कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना, क्योंकि 3D की चीज को हम 2D में इसी तरह से दर्शा नहीं सकते, सिर्फ मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। और कंफ्यूजन हो तो इसको छोड़ दो आप बस, चलो ये आई कैप डैश है, तो ये ऐसे नहीं आएगा, ये क्या होगा, इस पर कोरियोलिस बल लगेगा इधर, तो ये कण किधर आएगा, इस तरह से। तो आपको पिंड कहाँ मिलेगा, ये जो पिंड यहाँ से गिर रहा था वो पिंड आपको मिलेगा यहाँ पर। ये इतना इसमें क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। पिंड आपको यहाँ नहीं मिलके यहाँ मिलेगा। तो अब हमारा अगला काम क्या होगा, इसके नीचे तो आप क्या निष्कर्ष लिख दोगे कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में यदि कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिर रहा है तो उस पर कोरियोलिस बल पूर्व दिशा की ओर लगता है, जिसके कारण पिंड अपनी गति की मूल दिशा से पूर्व दिशा की ओर विक्षेपित या विस्थापित हो जाता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में कण जो होगा वो पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित हो जाएगा। पूर्व की उल्टी क्या हो जाएगी, पश्चिम। तो ये तो निष्कर्ष आप इसके नीचे लिख दोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार की स्थिति के लिए उत्तरी गोलार्ध में कण पर लगने वाले कोरियोलिस बल के कारण कण अपनी मूल दिशा के पूर्व की ओर विस्थापित हो जाता है। तो फिर आप ये ला करके वो निष्कर्ष लिख देना। अब ये कितना विस्थापित होगा, ये विस्थापन मान लो इसको मैं एक्स डैश कह रहा हूँ, ये तो मान लो यहाँ तक आना चाहिए था लेकिन ये इधर चला गया। इस विस्थापन को मान लो मैं एक्स डैश कह रहा हूँ, तो इस एक्स डैश का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो उसको कैसे करेंगे, वेरी बेसिक फिजिक्स है और वेरी बेसिक मैथमेटिक्स है, उसको हम डील करते हैं। आपको पता है बल जो होता है, बल क्या होता है, एम ए इजिकल टू क्या होता है। आप जब न्यूटन की गति के समीकरण लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो कि कोई भी जो बल है आपका वो क्या होता है, एम ए या एम d2x अपॉन dt2, ऐसे लिखते हो। तो ये बल है, तो इससे मैं गति की समीकरण क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं ऐसा लिख सकता हूँ m d2x डैश, और x डैश ले लिया था हमने यहाँ पर, इसको आप इस डायग्राम को बना लेते हैं एक बार। ठीक है, x डैश इजिकल टू ये आप लिख लीजिए 2mgt ओमेगा कॉस लैम्बडा आई कैप डैश। ठीक है, और आई कैप डैश तो आपको लेने की जरूरत नहीं, आई कैप डैश तो केवल दिशा के लिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये m से m कैंसिल हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक बार इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, dx डैश अपॉन dt इजिकल टू 2g ओमेगा कॉस लैम्बडा, और t का t स्क्वायर बाई 2 और साथ में कोई कांस्टेंट a आ जाएगा। ये 2 से 2 चला गया। अब कांस्टेंट की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, कोई न कोई
कंडीशन से। तो कंडीशन क्या है, अगर मैं बात करूं t इजिकल टू 0 यानी प्रारंभ में तो कण यहाँ है, तो उसके लिए x डैश क्या होगा, 0 होगा, और x डैश 0 है तो dx डैश अपॉन dt भी क्या होगा, 0 होगा। तो अगर मैं कंडीशन लिखता हूँ एट t इजिकल टू 0, तो उस स्थिति में dx डैश अपॉन dt भी क्या होगा, 0 होगा, और इससे आपके a क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। तो आपके बचेगा क्या, dx डैश अपॉन dt इजिकल टू g ओमेगा कॉस लैम्बडा टी स्क्वायर, यही बचेगा। अब वापस इसका क्या करो, आप एक बार और समाकलन करो तो आपको क्या मिल जाएगा, x डैश इजिकल टू जी ओमेगा कॉस लैम्बडा टी क्यूब अपॉन 3, वापस कोई कांस्टेंट b, फिर वही कंडीशन एट t इजिकल टू 0, एट t इजिकल टू 0 x डैश इजिकल टू 0, इससे b इजिकल टू 0। तो फाइनली आपके देखो, फाइनली जो आपका x डैश होगा वो क्या बच जाएगा, इसको आप देखिए। फाइनली आपका जो x डैश होगा वो क्या हो जाएगा, g ओमेगा कॉस लैम्बडा टी क्यूब अपॉन 3। ये आपके आगे इक्वेशन जो भी आपकी 1 2 3 आप जो दे रहे हो वो है। तो ये आपको मिल गया। अब आपको t तो पता है नहीं, आपको क्या ये हाइट पता है किस हाइट से हो रहा है, h पता है, क्या पता है, h पता है। तो आप इसको आगे कैसे करोगे, इसको आप आराम से देख सकते हो। आपको एक न्यूटन की गति की समीकरण पता है, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या इसको आप h इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, h मुझे पता है और u क्या है, u आपको पता है, u तो 0 है, प्रारंभिक वेग क्या है आपका, 0 लेके चल रहे हो। तो इस समीकरण से आपके t क्या आ जाएगा, देखो t क्या आ जाएगा, 2h अपॉन जी का रूट। ये आएगा कि नहीं आएगा t समीकरण से, क्योंकि आपको h पता है, g पता है, t आपको पता नहीं है। तो जो पता नहीं है उसको हम हटा देते हैं, तो t आपके क्या आ गया, 2h अपॉन जी। ये सब चीज़ आप साइड में नोट करते रहना। 2h अपॉन जी आ गया, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, t इजिकल टू रूट 2h अपॉन जी। तो ये लो g ओमेगा कॉस लैम्बडा और 2h अपॉन जी, ये बाई 3 तो नीचे है, और इसकी पावर हो जाएगी 3/2। तो ये आपके विस्थापन आ गया। अब कभी कभी वो सिद्ध करना पूछते हैं तो इस 2 को कभी बाहर ले आते हैं मान लो, ठीक है ना, तो आप आराम से कर सकते हो। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं 2/3 ओमेगा कॉस लैम्बडा और 2, एक मिनट रुकिए, वैसे इसको ऐसे ही पूछा जाता है, इसको आप ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होइए, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है ये आपका एक्सप्रेशन आ चुका है। अब इसको वो जैसे भी एडजस्टमेंट 2 को बाहर लेना चाहे, अंदर कुछ भी करे, अगर सिद्ध करना पूछे तब वो आप निकाल दो, और अगर आपको सिद्ध करना नहीं पूछे, केवल x डैश का मान पूछे, तो आप यहाँ तक निकाल सकते हो 1/3 जी ओमेगा कॉस लैम्बडा 2h अपॉन जी की पावर 3/2। ये आपकी क्या आ गया, विस्थापन आ गया। ये जो मान है वो आपको मिल गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। मैं एक बार इसको बोल देता हूँ कि यदि कोई पिंड पृथ्वी तल पर उत्तरी गोलार्ध में स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिर रहा है तो उस पर कोरोलिस बल लगेगा। उस लगने वाले कोरोलिस बल के कारण पिंड अपनी गति की मूल दिशा के पूर्व दिशा की ओर विस्थापित हो जाता है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित हो जाता है। और कितना विस्थापित होता है उसका मान हमने निकाल लिया। अब इसका एक एप्लीकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, डेरिवेशन को पढ़ना समझना एक अलग बात है, और फिजिक्स को डेली लाइफ में यूज करना एक अलग बात है। वो आपको सीखना है, ठीक है ना, तब आपके फिजिक्स पढ़ने की सार्थकता है। वरना डेरिवेशन तो आप आराम से सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिस तरह से हमने जो कोरोलिस बल में हमने क्षैतिज घटक देखा था कि किस तरह से वो दाहिनी ओर और बाईं ओर विक्षेपित करता है, उसके आधार पर हमने खूब सारी फिजिकल इवेंट्स को समझा था। मानसून की घटना को समझा था, जो रिवर बैंक का इरोजन हो रहा था उसको समझा था, चक्रवात की जो दिशा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको हमने समझा था। तो इसी प्रकार से इस घटना का भी एक फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा रॉकेट लॉन्चिंग होती है, ठीक है, इसको आप थोड़ा देखो एक बार। जब आप रॉकेट लॉन्च करते हो तो भारत के संदर्भ में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये इंडिया का मैप है, ठीक है ना, ये पूरा ऊपर नहीं बना रहे हैं। रॉकेट लॉन्च जनरली हमने देखा है भारत में जो श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से होता है, और वो किधर है, इधर आंध्र प्रदेश इस साइड में, इस साइड में वो आपका। तो अब आप पूछोगे इधर से क्यों हो रहा है, इस तट से क्यों नहीं हो रहा है, या कहीं और से क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका भी बहुत बड़ा कारण इसमें छुपा हुआ है। अब आप देखिए, जैसे आपने रॉकेट लॉन्च किया,
और मान लो रॉकेट क्या हो गया, सही ढंग से लॉन्च नहीं हो पाया, विफल हो गया, तो वो क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो स्थिति कैसी होगी, ये स्थिति होगी कि नहीं होगी, स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिरता हुआ पिंड है। और भारत कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो जब कोई पिंड स्वतंत्रतापूर्वक गिरेगा तो वो सीधा नीचे नहीं गिरेगा, उस पर बल लगेगा, वो क्या होगा, पूर्व की ओर विस्थापित होगा। अब आप देखिए इधर से क्यों कर रहे हैं। अगर मान लो आप इधर से कर रहे हो तो जैसे ये ऊपर गया और नीचे गिरेगा तो ये किधर होगा, इस तरफ विस्थापित होगा। ये जब नीचे ऐसे नहीं गिरेगा, ये क्या होगा, इधर गिरेगा। और इधर क्या पूरा आपका समुद्री क्षेत्र है। तो समुद्री क्षेत्र होने के कारण क्या होता है, जान माल की हानि से आप बच सकते हो। लेकिन अगर मान लो इधर से करते हो तो ये किधर होगा, इधर कहीं गिरेगा। और ये पूरा क्या है, स्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या का निवास है, तो उससे क्या हो सकती है, जान माल की हानि हो सकती है। तो हालांकि रॉकेट लॉन्चिंग के और भी खूब सारे कारण होते हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर अक्षांश से विस्तार वगैरह, उसको किस तरह से लॉन्च किया जाता है, वो खूब सारे कारण हैं। लेकिन ये भी एक कारण है कि कोरोलिस बल के प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है। तो यही कारण है कि भारत में जो रॉकेट लॉन्चिंग होती है वो उसके पूर्वी तट की तरफ से होती है, पश्चिमी तट की तरफ से नहीं होती है। क्यों, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण पूर्व की ओर विस्थापित होगा कण नीचे गिरता हुआ। तो इस कारण से अगर इधर कहीं विफल हो गया तो वो क्या हो जाएगा, समुद्र में ही गिर जाएगा। इधर होगा तो वो स्थलीय क्षेत्र में गिरेगा जहाँ पर जनसंख्या का निवास है, तो जान माल की हानि हो सकती है। तो इस तरह से आप इसके एप्लीकेशन पार्ट को भी समझ सकते हो और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हम यही करेंगे। अब इस टॉपिक में हमारा केवल एक टॉपिक बचा है कि ये तो था स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरते हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि अगर किसी पिंड को आप ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हो, ठीक है ना, अभी तो गिर रहा था, अब आप खुद से फेंकोगे तब क्या स्थिति होगी, उसकी हम चर्चा करेंगे। वेरी इजी है, बस बिल्कुल सेम यही पोर्शन है। आपको केवल लिखना कि आपको केवल V' लिखना आना चाहिए। हाँ, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में आराम से डिटेल में कर लेंगे, क्योंकि वो भी क्या है, बड़ा डेरिवेशन है और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।